Good morning, students. Today we start our next topic, poem कन्यादान, and this is our last topic. तो बच्चों आज हम अपना अगला जो टॉपिक है कन्यादान, जो हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है कन्यादान, जिसके लेखक कवि जो हैं वो हैं ऋतुराज। तो जो ऋतुराज है उन्होंने जो कन्यादान कविता लिखी है उसमें माँ और बेटी के दोनों के वार्तालाप को इसमें वर्णित किया है। तो जो ऋतुराज थे उनका जन्म सन 1947 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। मतलब 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने अध्यापन किया। अब वो रिटायर होकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इन्हें बहुत से पुरस्कार भी उन्हें कविता के लिए मिले हैं। जो कन्यादान कविता है वो मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का अर्थात है, अर्थात मतलब सच्चाई है। जो दैनिक जीवन की जो सच्चाई है उनकी कविताओं में है, और भी अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने अपनी कविताओं में जो दैनिक जीवन में जो घटित होता है, रोजमर्रा के जीवन में जो घटित हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है, उन पर उन्होंने लिखी हुई है। और जो कन्यादान कविता है वो में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। जो कन्यादान कविता है उसमें माँ जो है अपनी बेटी को शादी के समय जो सीख देती है, परंपरागत जो हमारी परंपरा चली हुई है उसके आदर्श के रूप से हटकर वो सीख दे रही है माँ इस कविता में। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मतलब जब स्त्रियों की शादी हो जाती है, किसी कन्या की शादी हो जाती है, तो समाज में स्त्रियों के लिए कुछ प्रतिमान घट दिए जाते हैं और वो उनके बंधन बन जाते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। मतलब जो नारी को कोमल माना गया है और उसी का जो नारी जो है उसको कमजोर भी माना गया है, उसकी कमजोरी भी माना गया है। मतलब उनका उपहास है, उनका एक मजाक है बनाया जाता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। मतलब इस कविता में एक पंक्ति है कि लड़की जैसा ना दिखाई देने में इस जो आदर्श जो लड़की के लिए गढ़े गए हैं उसका उल्टा है। बेटी माँ के सबसे निकट और सबसे सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया। जो माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो सबसे निकट का रिश्ता होता है। वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साथी होती है और इसी कारण माँ जो को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। कविता में कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा भी प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। मतलब जो इस कविता में है कोई भावुकता ही नहीं है, भावुकता दिखाई गई है, लेकिन जो माँ ने अपने जीवन में जो अनुभव संचित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, भुगते हैं, उनकी पीड़ा का एक प्रामाणिक अभिव्यक्ति है इसमें। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। ये एक छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता के माध्यम से ही जो कवि ऋतुराज है उन्होंने स्त्रियों की संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति की गई है। तो
जो बेटी और माँ की जो वार्तालाप है, इस कविता के माध्यम से कवि कैसे कहता है, जैसे कन्यादान। कन्यादान मतलब जब लड़की की शादी होती है तो लड़की को जब कन्यादान किया जाता है, तो उसी को आधार मानकर कवि ने ये कविता लिखी हुई है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें जो कवि है वो कहता है, इसके पहले हम कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। प्रामाणिक होता है स्वाभाविक या यथार्थ, जो सच्चा है। पूंजी होता है धन। सयानी होता है समझदार, योग्य। आभास होता है प्रतीत होना। वांचना होता है पढ़ना या समझ पाना। पाठिका पढ़ने वाली या समझने वाली। लयबद्ध, लय से आबद्ध, मतलब लय से आबद्ध, लयबद्ध। तो इस कविता का जो अब अर्थ है वो मैं आपको, या व्याख्या है जो आपको बताने जा रही हूँ। कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना को चित्रित किया है। कवि ने इस कविता में जो कन्या विवाह के बाद बेटी को जब उसके ससुराल भेजते हैं, तो उसी समय माँ की अंतर्वेदना मतलब उसके जो अंतर का जो दुख है उसको चित्रित किया है। माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी को दान कर दिया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब कहते हैं कि माँ को आभास होता है, माँ का वो दुख स्वाभाविक था जब वो उस लड़की को, अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी, और उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी अंतिम पूंजी को दान कर दिया, अपनी बची हुई पूंजी को दान कर दिया है। उसके पास अब कुछ शेष नहीं बचा है जिसको वो अपना समझ सके। तो इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो माँ है उसका दुख स्वाभाविक है। उसका जब दुख था वो लड़की का जब कन्यादान कर रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसकी जो लड़की थी वही उसकी अंतिम पूंजी थी, अब उसके पास शेष कुछ नहीं बचा है जिसको वो अपना समझ सके। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो उसके हृदय में, जो माँ के हृदय में थे, जो स्वयं ही उद्गार फूट पड़ते हैं कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है। उसे लगता है माँ को कभी भी अपने बच्चे जो हैं बड़े नहीं लगते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। तो माँ को भी अभी अपनी बेटी मतलब सयानी नहीं लग रही, समझदार नहीं लग रही थी कि अभी वो सयानी नहीं हुई है। वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी अपरिचित है। अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। तो माँ को क्या लगता है कि अभी उसकी लड़की समझदार नहीं हुई है, अभी वो इतनी मतलब वो भोली है, वो सुख की कल्पना तो करती है, परंतु आने वाले दुखों से वह अभी अपरिचित है। वो आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी, ये माँ के दिल का एक दुख था। वह तो मतलब जो लड़की है वो अभी क्या है, अपने विवाह के काल्पनिक इच्छा से ही जी रही है कि मेरा विवाह होगा, मुझे गहने मिलेंगे, मुझे कपड़े मिलेंगे। तो मतलब वो उसी में खुश थी, और उसे मतलब ये नहीं पता था कि विवाह के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं,
जो उसे आज सुख दिख रहा था वो कल दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो माँ यही कहना चाहती है कि वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा से जी रही थी, जो अस्पष्ट थी। अस्पष्ट मतलब अभी वो उसको पढ़ नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से सहजता से पढ़ना जानती थी। मतलब वह मतलब जो उसके आगे जो सुख दिख रहे थे उनको ही देख रही थी, लेकिन जो दुख आने थे उनको वो अभी नहीं पढ़ पा रही थी। वो मतलब उन तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से पढ़ना जानती थी। इस काव्य में जो है, काव्य में गंभीर भावों को समझने में वो असमर्थ थी। मतलब काव्य मतलब किसके लिए बोला है कि जीवन में जो उसे दुख आने वाले थे उनको समझने में वो असमर्थ थी। अतः बेटी ससुराल में सह सुख की कल्पना कर रही थी, जो अस्पष्ट थी। ससुराल की कठिनाइयों से वह परिचित थी। तो जैसे इसका एक इसमें से क्वेश्चन निकलता है, माँ का कौन सा दुख प्रमाणिक था, कैसे? तो क्या दुख था माँ को, क्या प्रमाणिक था, क्या स्वाभाविक था कि विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ जो दुख अनुभव कर रही थी वह दुख प्रमाणिक था, सच्चा था, स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों में वो सुपुर्द करते हुए माँ के मन की पीड़ा स्वाभाविक है। उसे किंचित भी कृत्रिमता नहीं है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी बनावटीपन नहीं है। अब बेटी को यहाँ अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटी और माँ का रिश्ता सबसे निकट का रिश्ता होता है। जो बेटी है माँ के सबसे निकट होती है। सुख दुख में सभी प्रकार से माँ को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है, इसीलिए बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा गया है। अब बेटी अभी सयानी नहीं हुई है थी, में माँ की अंतर्वेदना क्या है? अंतर्वेदना मतलब अंदर की पीड़ा क्या है? तो माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी उसके ससुराल उसके लिए सरल ही होती है। मतलब माँ को अपने बच्चे हमेशा मतलब सरल और सीधे साधे भोले भाले लगते हैं। इसके अतिरिक्त माँ जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्यों के कटु व्यवहार की जानकारी नहीं है। अब जब कन्या अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उसको दूसरे के बुरे व्यवहार का पता नहीं होता है। ससुराल पक्ष के उस व्यवहार को कैसे सहन पाएगी जो छल युक्त होता है, उन्हें कैसे समझ पाएगी? माँ की यही अंतर्वेदना उसे व्याकुल कर रही थी। ऐसा नहीं होता है कि हर ससुराल ही बुरा होता है, लेकिन माँ उसे जो है ये सीख दे रही है कि तू मतलब अभी सियानी नहीं हुई है, अभी तुम्हें दुनियादारी का कोई पता नहीं है। I hope student you understood. Next paragraph we do in next video. Okay, thank you.